वेलकम दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकुर में। आज हम देखेंगे हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें सही वर्तनी वाला शब्द है। तो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये अनुबंध के दिए गए हैं, तो आप ऑप्शन डिस्क्रिमिनेशन मेथड से भी इसे कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुबंध। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ये जो होता है आपका सेमीकोलन, ये होता है आपका अर्धविराम का चिन्ह। इसके अलावा जो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, ये है आपका अल्पविराम का चिन्ह, और ये है आपका विस्मयबोधक चिन्ह, और ये है आपका ऑप्शन डी में उद्धरण चिन्ह। आपसे क्वेश्चन से एग्जाम में ऐसे भी पूछे जाएगा कि उद्धरण चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वाक्य को जो का तो लिखने के लिए। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा एक चिन्ह होता है आपका जो आप यहाँ पे लगा देते हो, बीच में लाभ हानि शब्दों के जो बीच में ये चिन्ह लगता है, इसको बोलते हो आप योजक चिन्ह। ये भी आपसे क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये चिन्ह कौन सा है, तो ये क्या है आपका योजक चिन्ह। इतने फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, सुंदर शब्द है। तो सुंदर क्या है? विशेषण। जो विशेषता बताता है वो क्या होता है? विशेषण। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखते हुए चलना है, विशेषण होते हैं आपके चार प्रकार के: सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाण बोधक विशेषण। वहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेंगे, परविशेषण। परविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की विशेषता बताता है। यानी कि जैसे आप लिखोगे यहाँ पर वह बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे जो बहुत है, बहुत क्या हो जाएगा यहाँ पे? परविशेषण। और सुंदर क्या हो जाएगा? विशेषण। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके साथ ही आप अव्यय। अव्यय होता है जो व्यय ना हो, यानी कि अविकारी शब्द, जिन शब्दों पर लिंग, वचन या कारक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उन्हें कहते हैं अव्यय। जैसे आपका यहाँ, वहाँ, प्रतिदिन, ये सब क्या है? अव्यय शब्द। अव्यय होते हैं आपके चार प्रकार के: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक अव्यय। ये चारों आपको पढ़ने हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि समुच्चय बोधक का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो समुच्चय बोधक का किया जाता है वाक्य को जोड़ने के लिए। इसके साथ ही जो कारक हैं, कारक होते हैं 8 प्रकार के, और संख्या होती है आपकी अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की, और व्युत्पत्ति के आधार पर होती है 3 प्रकार की: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ संज्ञा। और व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, ये होती हैं आपकी अर्थ के आधार पर संज्ञा। ये हमने दोनों टॉपिक्स पिछली वीडियो में देख लिए थे, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द नहीं है, यानी कि पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है आपसे। व्याग, केहरी, मृगेंद्र, ये आपके सारे जो भी दिए गए हैं यहाँ पर, ये सिंह या फिर आपके शेर के पर्यायवाची दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, नहीं है, पूछा गया है। इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेंगे, यहाँ पर शार्दुल। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि शार्दुल किसका पर्यायवाची है? तो शार्दुल भी आपका, मृगेंद्र भी ऑप्शन में मिल सकता है आपको, या फिर सिंह या शेर का पर्यायवाची है शार्दुल। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द है। आपने देखा होगा पुल्लिंग शब्द होते हैं और स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो जो आपका यहाँ पे बुढ़ापा है, ऑप्शन डी, ये हो जाएगा आपका पुल्लिंग शब्द। जैसे आप ऐसे भी देख सकते हैं, इसे सेंटेंस में बनाकर इसको देखना होगा आपको कि ये पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। जैसे उसे बुढ़ापा आ गया है, तो गया आ रहा है, यहाँ पर गई नहीं आ रहा है। अगर गई आता तो ये हो जाता है आपका स्त्रीलिंग। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, वहाँ बहुत भयंकर घटना हुई, तो हुआ नहीं बल्कि यहाँ पे क्या आ रहा है? हुई। तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। इसे आप ऐसे भी सेंटेंस में कन्वर्ट करके कर सकते हो चिन्हित। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, अनुच्छेद शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अनु प्लस छेद। संधि विच्छेद से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? शुक्ल जी ने। शुक्ल जी कौन है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उक्त वाक्य में जातिवाचक संज्ञा शब्द शुक्ल का प्रयोग किस संज्ञा के रूप में हुआ है? तो ये जो आपका शुक्ल है, ये शुक्ल शब्द है आपका जातिवाचक। क्यों है जातिवाचक? क्योंकि एक जाति है। जैसे आपने देखा होगा शर्मा हो गए, आपके पाठक हो गए, ऐसे ही शुक्ल होता है, राम शुक्ल या फिर मोहन शुक्ल, किसी के भी पीछे नाम में शुक्ल लगा रहता है, तो वो क्या है? एक जाति है। बट यहाँ पे इस सेंटेंस में जो है, यहाँ पे एक व्यक्ति का बात की जा रही है, किसकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यानी ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, ये किसने लिखा है? ये शुक्ल तो यहाँ पे लिखा है, लेकिन ये पूरा नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे बात हो रही है रामचंद्र शुक्ल की, इसीलिए एक व्यक्ति की बात हो रही है ये, ना कि पूरी जाति की।
तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन बी आंसर। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, इनमें से मार्तंड शब्द का पर्यायवाची है। तो ये जो मार्तंड है ये होता है आपका सूर्य का पर्यायवाची। अब आप यहाँ पे देख लेंगे सूर्य का पर्यायवाची यहाँ पर भास्कर। इसके अलावा आपका तरणी, तरणी भी किसका पर्यायवाची होता है, सूर्य का। रवि, दिनकर, ये आपको पता ही है। और अर्क, अर्क किसका पर्यायवाची है, ये भी सूर्य का पर्यायवाची है। तो जो क्वेश्चंस हाईलाइट हैं, जैसे कि जो आप पर्यायवाची पढ़ोगे, जैसे आपको पता है रवि, दिनकर, आदित्य, ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस अब एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस यूपीएससी अब ऐसे सेट करेगा जैसे अर्क, आपको पता नहीं चलेगा कि अर्क किसका पर्यायवाची है। तो अर्क किसका पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची। तो जो हाईलाइट शब्द हैं, इंपोर्टेंट शब्द हैं, उन्हें तो आपको पढ़ना ही है, देखना है। बट जो उनके साइड में छोटे शब्द लिखे जाते हैं, जैसे यहाँ पे अर्क लिखा रहता है, आपका आदित्य लिखा रहेगा, तो वो भी आपको देखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आम्र है। तो आम्र क्या है, एक तत्सम शब्द है, यानी ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। तत्सम शब्द होते हैं आपके संस्कृत के शब्द। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि संस्कृत के शब्द क्या कहलाते हैं, तो कहलाते हैं तत्सम शब्द। और संस्कृत के शब्दों का परिवर्तित रूप, या फिर जो हिंदी में उन्हें बोलते हैं, वो बोलते हैं तद्भव शब्द। जैसे आम्र का जो तद्भव है ये हो जाएगा आपका आम। या फिर आप देख सकते हैं अग्नि, अग्नि क्या है, अग्नि एक संस्कृत का शब्द है, इसलिए तत्सम शब्द है। और आग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तद्भव शब्द। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके साथ ही देशी शब्द वो होते हैं जो देश में जन्मा हो, यानी कि जो हम आम बोलचाल में प्रयोग करते हैं, जैसे कि थैला, लोटा, ये सब क्या होते हैं आपके देशी शब्द। इसके साथ ही आप ध्यान रखेंगे विदेशी शब्द होते हैं जो विदेश में जन्मा हो, यानी जो विदेश से आए हैं। जैसे कि आपका हो गया कैंची, कैंची हो गया आपका, कुली हो गया। ये कौन से शब्द हैं, ये हैं आपके कैंची, कुली, दरोगा, बेगम, ये हैं आपके तुर्की शब्द। इसके साथ ही कमरा, गमला, अलमारी, ये पुर्तगाली शब्द होते हैं आपके कुछ। और आप देख सकते हैं जैसे कि आपका हो गया सरकार, सरकार, आमदनी, ये शब्द होते हैं आपके फारसी शब्द। तो फारसी शब्द, तुर्की शब्द। और आपके चाय, चाय, चीनी, चीकू, लीची, ये होते हैं चीनी शब्द। और आपका रिक्शा जापानी शब्द है। कारतूस, अंग्रेज, फ्रांस, ये हैं आपके फ्रेंच शब्द। तो ये शब्द भी आपको देखते जाने हैं, यूपीएससी के द्वारा एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इसके साथ ही एक होता है आपका संकर शब्द। संकर शब्द वो होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने, दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि आपका हो गया रेलगाड़ी, इसमें क्या है आपका जो रेल है ये तो है आपका अंग्रेजी शब्द, और गाड़ी है आपका हिंदी शब्द, इसलिए दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ है, इसलिए क्या है संकर शब्द। ये भी आप पढ़ेंगे, शब्द से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है जंगम शब्द का विलोम है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी स्थावर। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन गंगा हिमालय से निकलती है वाक्य में कारक है। तो आपको हमने पढ़े थे कि कारक होते हैं 8 प्रकार के। यहाँ पे विभक्ति चिन्ह आ रहा है आपका से, तो से होता है आपका विभक्ति चिन्ह, कर्ण में भी से आता है, अपादान में भी से आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बट हमें यहाँ पे देखना है गंगा हिमालय से निकलती है, यानी अलग हो रही है, यहाँ पे अलगाव की भावना है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अपादान कारक। अपादान कारक में जब भी अलगाव की भावना होगी, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलग हो रहे हो, तो अपादान कारक होगा। बट अगर ऐसे होगा कि मोहन पेन से लिखता है, तो पेन क्या है वहाँ पे उपकरण या फिर साधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो जहाँ पे भी उपकरण या फिर साधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा से विभक्ति चिन्ह का, तो वहाँ पे होगा आपका कर्ण कारक, और जहाँ अलगाव की भावना होगी वहाँ होगा आपका अपादान कारक। इसके साथ ही अगर आपको यहाँ पे सेंटेंस में दिखे में या फिर पर, तो ये होगा आपका अधिकरण कारक। और का, के, की, रा, रे, री, ये होते हैं आपके संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह। जैसे पुस्तक मेज पर रखी है तो उसका हो जाएगा आपका अधिकरण कारक। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछे जाएंगे आपसे में और पर किसके विभक्ति चिन्ह है, संबंध कारक के, अधिकरण करण कारक या अपादान कारक। तो आपको पता होना चाहिए ये हैं आपके अधिकरण कारक के। कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं, ये हमने पहले भी पढ़े हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए वह घोड़े के ऊपर बैठा है, तुम्हारे को मुझसे क्या लेना देना, ये बिल्कुल गलत हो गया। वह पत्र लिखने को बैठा है, बिल्कुल गलत। इन दोनों घरों के बीच, यहाँ पे आ जाता है इन दोनों घर के बीच एक दीवार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वह घोड़े के ऊपर बैठा है। वाक्य को आप बहुत ध्यान से लगाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है नधुर्मी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपके बड़े ऊ की मात्रा है तो इस पर आप ध्यान रखते हुए चलेंगे, नदी प्लस उर्मी, यानी कि ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आरती उतारना मुहावरे का अर्थ है। तो मुहावरे से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आदर करना, यानी ऑप्शन बी। आप जल्दीबाजी में पूजा करना नहीं लगाएंगे क्योंकि जल्दी में ही गलती होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकाक्ति का सही अर्थ क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा हरि भजन से आप एकदम से ये नहीं सोचेंगे कि हम ईश्वर की भक्ति के लिए आए थे और हम लगे कपास ओटने, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका हमें भाव समझना है। भाव क्या है? किसी बड़े कार्य की उपेक्षा कर किसी अन्य शूद्र कार्य में लग जाना, यानी कि ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चंस वो होते हैं जो जल्दीबाजी में स्टूडेंट गलत कर देते हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़ के लगाएं। वहाँ पे 2 घंटे का टाइम मिलता है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया पुरस्कार कहानी के रचनाकार कौन है। पहले तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा पुरस्कार क्या है, कहानी या उपन्यास है। तो पुरस्कार क्या है? कहानी। किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने, यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था आपका 1889 में यूपी के वाराणसी के समीप। ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? 1889 में। इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कामायनी क्या है। तो कामायनी क्या है? महाकाव्य। ये कहानी नहीं है बल्कि क्या है? कामायनी महाकाव्य। किसका है? जयशंकर प्रसाद का। इसके साथ ही आप जयशंकर से ये भी ध्यान रखते हुए चल सकते हैं, इनकी अन्य रचनाएं हैं आंसू, लहर, झरना, जन्मेजय का नाग युद्ध, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और अजातशत्रु। ये भी कुछ इनकी अन्य रचनाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ऐसे पूछेगा आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कि आंसू, लहर, झरना किसकी रचना है? तो किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। जन्मेजय का नाग युद्ध किसकी है? जयशंकर प्रसाद का। इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेंगे, हिंदी के जो छायावाद युग के 4 स्तंभ हैं, हिंदी के छायावाद युग के जो 4 स्तंभ हैं, कौन है 4 स्तंभ? आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेव वर्मा और जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद भी हिंदी के छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है महात्मा गांधी किस भाषा को भारत की राजभाषा मानते थे। तो भारत की राजभाषा क्या है? अभी भी हिंदी है भारत की राजभाषा। तो ये भी किसे मानते थे? हिंदी। 1918 के साहित्य सम्मेलन हुआ था आपका इंदौर में, वहीं पे महात्मा गांधी के द्वारा हिंदी की सिफारिश की गई थी राजभाषा बनाने के लिए, क्योंकि इन्होंने कहा था कि अंग्रेज जो है वो अंग्रेजों की भाषा है, अंग्रेजी है, अंग्रेजी में बोलते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी राजभाषा को भी, कामकाज जो करते हैं अपने, जो राजभाषा होती है उसका मतलब होता है राजकाज की भाषा। तो अंग्रेज क्या करते थे? उनकी भाषा भी अंग्रेजी थी और उनकी जो राजभाषा थी वो भी अंग्रेजी थी। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा कि भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम बोली जाती है हिंदी। तो ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है अनुच्छेद 343 के तहत। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और 350 आर्टिकल 350 में ये कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाएगी। और अनुच्छेद 351 में ये कहा गया है कि हिंदी को प्रोत्साहन और विकास की बात कही गई है अनुच्छेद 351 में। तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा हिंदी के बारे में ही बताया गया है इनमें। यह भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। तो ये क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।